नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशा मंगवाना और आप देख रहे हैं आई न्यूज हिंदी। इस वक्त मौजूदगी मेरी दिल्ली के चांदनी चौक में मौजूदगी है। बात करेंगे वक्फ बोर्ड की का तमाम 8 राज्यों में इसको लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। अमानतुल्लाह जो कि आम आदमी पार्टी से नेता है, वो भी कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड को लेकर जो संशोधन बिल है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, याचिका दायर कर दी है। तो अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे ज्यादा जमीन अगर बात करूं तो पहले सेना की, उसके बाद रेलवे की और तीसरे नंबर पे आता है वक्फ बोर्ड, जिसके पास सबसे ज्यादा जमीन है। 13 साल में इतनी ज्यादा जमीन एकदम से कैसे आ गई वक्फ बोर्ड के पास, ये बड़ा सवाल है। तो इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे, जिसके लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष में घमासान मचा हुआ है। संसद में घमासान है, जम्मू कश्मीर के संसद में भी ये घमासान पहुंच चुका है। हमारे साथ शर्मा जी मौजूद है, सीधा इनसे जानने की कोशिश करेंगे। शर्मा जी, सबसे ज्यादा जमीन की अगर बात करें, पहले सेना है, दूसरे नंबर पर रेलवे आती है, फिर आता है वक्फ बोर्ड, जिसके पास सबसे ज्यादा जमीन है। 13 साल में इतनी जमीन कहाँ से आ गई? 13 साल में किसने कहा आपको ये बात कि 13 साल में जमीन आई है? क्या आपको कहाँ से ये सोर्स मिला कि 13 साल में वक्फ बोर्ड के पास इतनी जमीन आई है? क्या सोर्स है आपके पास इस जानकारी का? ये कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है, व्हाट्सएप पे कहा जा रहा है। व्हाट्सएप पे नहीं कहा और कहाँ कहा जा रहा है? बताइए ना, किसने कहा? मुझे, मैं कहता रहा हूँ, सोर्स तो दीजिए मुझे कि किसने कहा है कि 13 साल में इतनी जमीन वक्फ बोर्ड ने ली है? किसने कहा? किसके शब्द? सत्ता पक्ष कह रहा है। एकड़ करोड़ जो है वक्फ बोर्ड के पास जमीन है, जो कि पहले कहीं ना कहीं होती थी 3 से कुछ ऐसे एकड़। अच्छा, होती थी। पिछले 13 साल में से अगर पिछले ध्यान देंगे तो 11 साल से तो बीजेपी की सरकार है, और बीजेपी की सरकार में भू माफियाओं का तो इन्होंने दफन कर दिया है। यूपी की बात करें, चाहे राजस्थान की बात करें, चाहे हरियाणा की बात करें, चाहे दिल्ली की बात करें, तो कहां से आगे इनके पास? सोचने वाली बात है। पिछले 10 सालों से केंद्र में मोदी जी की सरकार चल रही है, और मोदी जी के राज में तो माफियाओं का तो कोई है ही नहीं, उनको तो अंत कर दिया गया है। यूपी की बात करें तो यूपी में भी माफियाओं का अंत हो चुका है। तो जमीन कब्जाई किसने? कहाँ इनके पास कोई सोर्स? कहने से देखिए, लुटियन जोन भी खतरे में आ रहा है। हाँ जी, लुटियन जोन भी खतरे में आ जाएगा। इनके हिसाब से तो सब कुछ खतरे में आ जाएगा। लुटियन जोन पे किसने दावा ठोका? कोई गया कोर्ट में? मैं आज कह दूं लुटियन जोन मेरा है, तो आप उसे मान लोगे? आप उसे सर्कुलेट कर दोगे, हाँ जी शर्मा जी लुटियन जोन के मालिक बन रहे हैं, मान लोगे? नहीं मानोगे ना। फिर फैलाने के लिए, अफवाह फैलाने के लिए बीजेपी का आईटी सेल बहुत मस्त है, बहुत शानदार है, बहुत तेजी से उसकी आईटी सेल स्प्रेड करती है अफवाहों को कि पिछले 13 साल में जो है इतनी जमीनें कहां से आ गई। आपको उनका कहने का आशय ये है कि 13 साल में जमीनें कब्जाई गई हैं। और अगर किसी की जमीन कब्जाई गई और मोदी जी के राज में, कथित विश्वगुरु के राज में किसी की सुनवाई नहीं हुई कि साहब मेरी जमीन वक्फ बोर्ड ने कब्जा ली और मेरी जमीन इससे दिलवाओ, और मोदी जी के राज में किसी की सुनवाई नहीं हुई, किसी ने सुना नहीं। योगी जी के राज में किसी ने सुना नहीं। भजनलाल शर्मा के हरियाणा में मुख्यमंत्री, हरियाणा में पिछले 10 सालों से बीजेपी की सरकार है, राजस्थान में सरकार है, यूपी में सरकार है, तमाम राज्यों में बीजेपी चल रही है, और उसके बावजूद भी बीजेपी के कथित सुशासन में किसी पीड़ित की बात ही नहीं सुनी गई अगर किसी की जमीन कब्जाई वक्फ बोर्ड ने तो है। विपक्ष को इतनी ज्यादा क्या इसमें दिक्कत हो रही है, ये भी तो बड़ा सवाल है ना। संशोधन पहले भी हुए हैं, जब बीजेपी आती है, कोई बिल लेके आती है, तभी विपक्ष इतना हंगामा क्यों करने लग जाता है? हंगामे की बात यह है कि देखिए, किसी के अगर आप मौलिक अधिकारों पे कुठाराघात करोगे तो विपक्ष आवाज उठाएगा ही। अनुच्छेद 25 ने ऑलरेडी सबको धार्मिक आजादी दे रखी है, अपने धार्मिक क्रियाकलापों को करने की आजादी दे रखी है, अपनी संस्थाएं बनाने की आजादी दे रखी है। उस संस्था में वो पूरी तरह स्वतंत्र है। आप अनुच्छेद 25 का सबसे पहले उल्लंघन करते हो। दूसरी बात, आप जबरदस्ती उनके उसमें क्यों घुस रहे हो भाई? आपके उसमें कोई घुसे? आप पद्मनाभन बोर्ड जो है केरल का, कहना अमित शाह के, इसमें धार्मिक संस्थानों को कोई खतरा नहीं होगा, कोई कब्जा नहीं होगा इसके ऊपर। कब्जा नहीं होगा। वो लगातार कमेटियां बना रहे हैं, उनके कहने से आप बात मान लेते हो? उनके कहने से आप जो अमित शाह जी बोलते हैं आप उसे सच मान लेते हो? सच की लकीर तो आप ही लोग ला रहे हैं। नहीं, सच की बात मान लेते हो कि जो अमित शाह जी? सरकार भी तो आप ही चुन रहे हैं ना शर्मा जी। सरकार हम नहीं चुन रहे। अगर झूठ बोल रहे हैं इतने टाइम से, तो सरकार क्यों बन रही है? देखिए, यही तो मुसीबत हो रही है कि सरकार क्यों बन रही है। इसके लंबे लंबे बहुत सारे रीजन है, सब जानते हैं। राजा की जान तोते में है, तोता ईवीएम है, सीधी सी बात है। हर बार यही सिस्टम लागू होता है, और सरकार जो बन रही है वो इसी वजह से बन रही है। हिंदू मुस्लिम की काम है, जब हार जाते हैं तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ देते हैं। एक नहीं है, ये रेगुलर है जी। इसमें आप जो मर्जी बात करें, जो मर्जी करें, इसमें कहने की बात अलग है। जो जानते हैं वो सब जानते हैं, हकीकत क्या है सब जानते हैं। लेकिन बस वही बात। हाँ जी, 1 मिनट जरा होल्ड करना। बोल ले भैया, पहले तू आगे बोल ले, आजा बोल ले। नहीं बोल ले, नहीं तो शोर मत बजा, पीछे हो जा, बिल्कुल शोर मत बजा, बिल्कुल पीछे हो जा। हाँ जी, बिल में क्या कमियां ऐसी लग रही है जिसको लेकर विपक्ष हंगामा कर रहा है? देखिए जी, वक्फ बोर्ड बिल में जो कमियां हैं वो जो थी, सबसे पहले आप उनके धार्मिक क्रियाकलापों में आजादी में उनके दखल अंदाजी कर रहे हो। कैसे? थोड़ा सा हाँ जी, कैसे आप उनके जो बोर्ड में अपने हिंदू मेंबर डालना चाह रहे हो? क्यों डालना चाह रहे हो? मना कर दिया अमित शाह जी ने मना कर दिया, लेकिन उसके बाद जो ड्राफ्ट तैयार हो गया वो आपने पढ़ा उसमें?
अमित शाह जी ने भरे सदन में झूठ बोल दिया, आप उस झूठ को पकड़ के बैठ गए। अब झूठ की मैं आपको याद दिलाता हूँ, पिछले लोकसभा सत्र में, इस लोकसभा से पहले वाले में निर्मला सीतारमण जी का भाषण चल रहा था, हमने 3 करोड़ लोगों को पक्के मकान दे दिए, वाह 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 वाह, तालियां थपथपा दी, मेज थपथपा के सबने स्वागत करा। अगले दिन मोदी जी आते हैं, हमने 4 करोड़ लोगों को पक्के मकान दे दिए। एक ही दिन में 1 करोड़ मकान बढ़ गए। दोनों ने झूठ बोला, या निर्मला जी ने झूठ बोला या मोदी जी ने झूठ बोला। बोला तो संसद में ही ना, बोला संसद में। और जब संसद में लिखित में जवाब मांगा गया तो पता कितने निकले? 88,36,000 जो पक्के मकान दिए गए हैं अब तक। और अभी तक स्वीकृत कितने हैं? 1,18,00,000। अब बताइए, वो रिटर्न में आया और उस रिटर्न की डिटेल जो है अखबार के 14वें पेज पे आई, इतने से छोटे से कॉलम में। लेकिन उनका झूठ जो है भले संसद में खड़े होकर उन्होंने बोल दिया, वो दुनिया ने देख लिया। वही बात अब ये कर रहे हैं कि किसी को शामिल नहीं करेंगे, महिलाओं को शामिल करेंगे, और महिलाओं को आपत्ति है तो महिलाओं को शामिल नहीं करेंगे, हिंदुओं को आपत्ति है तो हिंदू हम शामिल नहीं करेंगे। लेकिन बना रहे हैं तमाम डीएम। कुछ मुस्लिम संगठन और महिलाएं आपने देखी होगी भोपाल में, जो कह रही है कि हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं इस बिल को लेकर, आप मतलब कि इसे लागू करें। ठीक है जी। कितने लोग थे वो? 25 करोड़ की मुसलमानों की आबादी, उस 25 करोड़ में से 250 लोग आके खड़े हो गए कि जी हम सपोर्ट कर रहे हैं। आपने 250 लोगों की बात सुन ली? 24,99,99,750 लोगों की बात आपने नहीं सुनी। क्यों? संख्या बल किसका ज्यादा था? 250 लोग आके प्रदर्शन करने शुरू हो गए कि हाँ जी हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। उनकी वीडियो हर जगह सर्कुलेट कर दी, देखो देखो मुस्लिम समुदाय हमारे साथ है, मुस्लिम समुदाय हमारे साथ है। जो 24,99,00,000 है वो कहीं ना कहीं जो है ये कह दिया कि ये बिल लागू होगा, उन्होंने भी मान लिया। पर अब क्या लगता है, जिस तरीके से विपक्ष लगातार सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, इसको चुनौती दे, सुप्रीम कोर्ट में कुछ नहीं होने वाला। और रही बात आपने राष्ट्रपति महोदया की बात करी, रबर स्टैम्प से ज्यादा कुछ नहीं है। असीमित शक्तियां होने के बावजूद भी हमारे यहाँ राष्ट्रपति की शक्तियां बिल्कुल सीमित हैं। और राष्ट्रपति महोदया ने सबसे पहले पहली फुर्सत में सुबह 6 बजते ही उनके पास फाइल पहुंची है, 6 बजे ही उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए। राष्ट्रपति मुर्मू ने क्या देखा इस बारे में? वो उनकी हैसियत ही नहीं है। राष्ट्रपति हैं लेकिन उनकी हैसियत नहीं है कि वो मना कर सके किसी को, किसी बिल को मना कर सके। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये बिल आएगा तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार भी खत्म होगा। भ्रष्टाचार खत्म करना है तो अपने उसमें क्यों नहीं करते? 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार का आरोपी था अजीत पवार, उसे तो आपने उठा के अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, उसे महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री बना दिया। ऐसे भ्रष्टाचार खत्म करेंगे? सिंचाई का घोटाले का आरोपी था हेमंत बिस्वा शर्मा, उसकी भी वाइफ जो है सिंचाई मंत्री थी, सिंचाई घोटाले की आरोपी थी, 25,000 करोड़ के घोटाले का उसके ऊपर आरोप, उसे उठा के असम का मुख्यमंत्री बना दिया, अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। ऐसे भ्रष्टाचार खत्म करेंगे? शुभेंदु अधिकारी जब तक ममता बनर्जी के साथ थे तब तक वो बहुत बड़े भ्रष्ट थे। जिस दिन उन्होंने पार्टी छोड़ी, शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी का दामन छोड़ के बीजेपी का दामन ज्वाइन करा, हाँ वो तो बिल्कुल क्लीन चिट हो गए, मेरी शर्ट से भी ज्यादा सफेद हो गए शुभेंदु अधिकारी। आज वाह शानदार आदमी है, कोई उनके पास भ्रष्टाचार नहीं है। छगन भुजबल जब तक उसको सपोर्ट करते थे दूसरी पार्टी को, तब तक छगन भुजबल बहुत बड़े भ्रष्टाचारी। 180 करोड़ की संपत्ति उनकी जब्त करी गई थी। जैसी बीजेपी का थामन थामा, 180 करोड़ की संपत्ति ईडी ने उन्हें वापस लौटा दी और ईडी ने केस क्लोज कर दिया। क्या कह के कि इनके खिलाफ लगाई गई चार्जशीटों की फाइलें हमें नहीं मिल रही हैं। आज की डेट में डिजिटल युग में एक तरफ डिजिटल इंडिया है और डिजिटल इंडिया के युग में फाइल ही खो गई। कितना शानदार मजाक कराना देश के साथ, बताइए। पर अब का मजाक कर रहे हैं, अब तो पूरा बिल कुछ भी हो जाए। आप सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं लोग, लेकिन इसमें होने वाला कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का 3 लाइनों का फैसला आएगा। संसद को कानून बनाने का अधिकार है, संसद ने कानून बनाया, दोनों सदनों में पास हुआ है, राष्ट्रपति महोदया ने इसकी स्वीकृति दी है, तो हम इसे लागू होने से रोक नहीं सकते। हमारा काम सिर्फ संसद में बनाए गए कानूनों की व्याख्या करना है, उसके अनुसार आगे काम हो या ना हो वो देखना है, लेकिन कानून बनाने का या खारिज करने का अधिकार नहीं। हो गया तो उसके बाद भी लगातार आपने देखा कि जम्मू कश्मीर की संसद में भी इसको लेकर विधानसभा में हाँ बिल्कुल हुआ है। अब विरोध हो रहा है तो होता रहे, और राज्य सरकारें उसे लागू करे या ना करे वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन केंद्र सरकार तो इसे लेके आई है, और केंद्र सरकार लेके आने के बाद अमित शाह जी ने बकायदा सबको धमकी भी दे दी है कि हम देखते हैं इसे कौन लागू नहीं होने देगा, मैं देखूंगा इसे कौन लागू नहीं होने देगा। साफ साफ पूरे देश को धमकी दे दी उन्होंने। के चुनाव पर और वक्फ बोर्ड बिल को लेकर कितना मतलब कि सियासी घमासान मचेगा इसकी राजनीति को लेकर? सियासी घमासान में बिहार में जो है नीतीश कुमार जी को तो उन्होंने खुड्डे लाइन लगा दिया। नीतीश कुमार जी की तो राजनीति कोर्ट पे खत्म कर दी। बाहर बैठ के वो दुनिया भर के बयान दे रहे थे, नहीं हम वक्त के समर्थन में नहीं, हम वक्त का विरोध करेंगे। अंदर जाते उनके तमाम 12 के 12 सांसदों ने जो है इनके पक्ष में वोटिंग कर दी। रही बात जयंत चौधरी, चिराग पासवान और नीतीश झा और नायडू साहब, ये 4 लोगों को बिल्कुल खत्म कर दिया आने वाले टाइम के लिए बीजेपी ने, बिल्कुल खत्म। अब ये किस मुंह से जाएंगे जनता के बीच में? वक्त पे ये बाहर आके समर्थन विरोध कर रहे थे कि वक्त का हम विरोध करते हैं, अंदर जाके इन्होंने समर्थन दे दिया। दोगले लोगों को कौन आगे भाव देगा? कोई नहीं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया शर्मा जी बात करने के लिए। पर देखना ये होगा कि जिस तरीके से लगातार वक्फ संशोधन बिल को लेकर विपक्ष सियासत कर रहा है, राजनीति कर रहा है, आखिरकार ये राजनीति बिहार के चुनाव में कितना असर डालेगी, और जो वक्फ संशोधन बिल आया है कि बिहार की राजनीति पर इसका कितना असर पड़ेगा। और आपको जैसे पता है कि आने वाले समय में बिहार के चुनाव है, क्या कुछ होने वाला है कि इस बार नीतीश बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल है। मैं आपके साथ विदेश मंगवाना और आप
देख रहे थे आई न्यूज हिंदी। अच्छा, होती थी पिछले 13 साल में से। अगर पिछले आप ध्यान देंगे तो 11 साल से तो बीजेपी की सरकार है, और बीजेपी की सरकार में भू माफियाओं का तो इन्होंने दफन कर दिया है। यूपी की बात करें, चाहे राजस्थान की बात करें, चाहे हरियाणा की बात करें, चाहे दिल्ली की बात करें, तो कहां से आगे इनके पास? सोचने वाली बात है। पिछले 10 सालों से केंद्र में मोदी जी की सरकार चल रही है, और मोदी जी के राज में तो माफियाओं का तो कोई है ही नहीं, उनको तो अंत कर दिया गया है। यूपी की बात करें तो यूपी में भी माफियाओं का अंत हो चुका है। तो जमीन कब्जाई किसने?